फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो वायरस के कारण क्रिएट होता है और ये वर्क करते हैं, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करेगी, ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी सिस्टम वर्क नहीं कर रही है, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही है, एंटीबॉडीज़ बनता है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ क्या होता है कि बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लग जाते हैं। इतना दिन से क्या होता था, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है, डिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वायरस ऐसे सिंड्रोम्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज़ तो बनाती है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जनरली एक जो केस होता है, ये जो वायरल डिसीज़ है, ये ह्यूमन सेल ल्यूकोमिया वायरस 3 मतलब HCLV3 के कारण होता है। HCLV3 देखो, ल्यूकोमिया का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, जो वाइट ब्लड कार्पल्स है, ठीक है, उनको हम ल्यूकोमिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जो ह्यूमन सेल ल्यूकोमिया वायरस है, मतलब कि वाइट ब्लड कार्पल्स में ये वायरस होते हैं और ये वायरल डिसीज़ होता है। जनरली जो HCL वी थर्ड जो रहता है वायरस का, जो थर्ड स्टेज, उसके कारण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो एड्स के जो वायरस होते हैं वो किल्स द हेल्पर टी सेल। देखो आप जब एंटीबॉडीज़ के बारे में हम अगले चैप्टर, जब हम जेनेटिकल या फिर हम जब डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, तो आप उसमें सीखोगे कि एंटीबॉडीज़ या ल्यूकोमिया जो वाइट ब्लड कार्पल्स है वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये टी सेल और जो एम सेल या फिर ये जी सेल, ये सेल सब क्या है ना। तो ये जो टी सेल है, मान के चलो कि ये जो एक तरह के हेल्पर सेल होते हैं। हेल्पर सेल का मतलब ये होता है, ये एक तरह से जो डिसीज़ इंटर करती है बॉडी में, तो उनके थ्रू ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये जो टी सेल है ना, उनको क्या करती है, अब मेन चीज़ है जो आइडेंटिफाई करेंगे, ये सेल क्या करते हैं, डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यही सेल इस वायरस की वजह से टोटल बॉडी में ख़त्म हो गए। तो अब बॉडी में कोई भी डिसीज़ आ रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ईजिली कोई भी बीमारी हो जा रही है। अब जब डिसीज़ का या बैक्टीरिया या वायरस का, है ना, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज टी सेल नहीं है, तो फिर बॉडी में एंटीबॉडीज़ कैसे बनेगी, कुछ भी बनाएगा बॉडी, मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स कोई भी दवाई बनाना चालू कर देगा जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ होगा। फिर उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जनरली, तो वो क्या करते हैं कि जब टी सेल है ही नहीं तो वो कंटिन्यू क्या करेंगे, सर्कुलेटिंग करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम को, और फिर वो जो दवाई है, वो जो एंटीबॉडीज़ है, वो क्या करेगा, अगेंस्ट होगा हमारे बॉडी के, तो वो हमारे बॉडी को ही क्या मानेगा, मतलब डिसीज़ में कम्प्लीटली, तो हमारी बॉडी इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस दौरान जो एड्स में जो डाई विद इन द 3 ईयर्स, एड्स की वजह से 3 साल के अंदर ही मौत हो जाती है, और ज़्यादातर इन्फेक्शन में कैंसर आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी ईजिली उसमें क्या होता है कि कैंसर क्यों होते हैं ये जान लो। कैंसर होते हैं जब ब्लड कार्पल्स, ब्लड कैंसर जो है, ब्लड कार्पल्स जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनने लगते हैं। और कौन से ब्लड कार्पल्स, WBCS वाइट ब्लड कार्पल्स, जो मतलब उनकी जो नंबर होते हैं वो 12,000 से 18,000 तक के नंबर्स में हमारे बॉडी में होने चाहिए, नॉर्मल बॉडी में। अगर ये नंबर इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कैंसर डिसीज़ को जनरेट करता है। अब जाहिर सी बात है, ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टी सेल्स तो है ही नहीं, तो वो जनरली क्या करेंगे कि बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे, और एंटीबॉडीज़ की वजह से इन कार्पल्स के नंबर क्या होंगे, हमारे बॉडी में बढ़ जाएंगे, और ये जो डिसीज़ है, कैंसर डिसीज़, इस वजह से जनरेट होगा। इंसान एड्स में मरता है, बोला जाता है कि एड्स है, लेकिन जनरली वो कैंसर की वजह से मरता है, क्योंकि एड्स क्रिएट कर देता है कैंसर को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सिम्टम जो होता है कि स्वेलिंग द लिम्फ नोड्स, मतलब जो हार्ट में जो लिम्फ होते हैं, जो सर्कुलेंट सिस्टम में वर्क करते हैं, तो उसमें जो बहुत स्वेलिंग हो जाती है, फीवर तो आता ही है, साथ ही साथ लूज मोशन होते हैं, और जो मतलब जनरली इनमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं डिसीज़ के, जैसे कि मतलब ब्रेन का टोटली डैमेज हो जाना, ठीक है, और बोलने की ताकत नहीं रहना, मतलब एबिलिटी नहीं रहता बोलने का या फिर कुछ सोचने का,
ट्रांसमिशन ये होता है कि इस वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो ओनली एक ही वजह से होता है, या तो ब्लड ट्रांसफ़र करने की वजह से या सेक्सुअल कनेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिजिकल या सेक्सुअल दोनों एक ही चीज़ है, फिजिकल या सेक्सुअल कनेक्शन की वजह से, या फिर इन्फेक्टेड इंजेक्शन की निडल की वजह से। तो ये एक तरह का होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी होता है एड्स की डिसीज़। अब इसके प्रिकॉशन या फिर हम कंट्रोल अगर देखें तो इनके प्रिकॉशन या कंट्रोल ये होता है कि सबसे फर्स्ट तो हमें मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि होमोसेक्सुअल या कांटेक्ट है ये शुड बी अवॉइडेड, है ना। जो ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड है वो काफ़ी सेफुल होना चाहिए, है ना। और जो कभी भी इंजेक्शन जो हैं वो निडल्स हैं वो काफ़ी न्यू होने चाहिए, है ना, यूज़ वाले नहीं होने चाहिए। और जनरली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के वक्त है उसमें जो यूज़ होते हैं प्रिकॉशंस या फिर कॉन्ट्रासेप्टिक कोई भी चीज़ें, तो कॉन्ट्रासेप्टिक जो थिंग्स होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्लीन होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्पोजल सीरिंग्स होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ सिम्टम्स हो गए। इसके कहा जाए ट्रीटमेंट में या मेडिसिन है, मेडिसिन तो इसकी है ही नहीं, बस इसके एक कंट्रोल एंड प्रिकॉशन है। तो ये चीज़ HIV आपको क्लियर हुआ। याद रखिए HIV में सिर्फ वाइट ब्लड कार्पल्स में इफेक्शन होता है, मतलब वो लार्ज नंबर ऑफ आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगती है, लेकिन बस वो वर्क तो करती है पर उसको मालूम ही नहीं है कि डिसीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि T सेल होते ही नहीं है जो आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज़ को। क्लियर हो रहा है ये यहाँ पे, इसको हेल्पर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। सेकेंड, गोनोरिया में आप देखोगे तो ये केस्ड बाई नर्सरिया गोनोरिया होता है। तो ये जो गोनोरिया डिसीज़ है ये क्या होता है, जेनेटिकल डक्ट में होते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो फीमेल में जो डक्ट है वो ओवरी है और जो मेल में है वो डक्ट जो वैसा है उसको हम डक्ट बोलते हैं। तो दोनों में ये हो सकता है, कोई भी डक्ट पार्ट में जहाँ पे जेनेटिकल मटेरियल्स या फिर हम बोल सकते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस ऑर्गन में ये इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये 10 डेज़, मतलब कि ये इन्फेक्शन जो होती है वो 2 से लेके 10 डेज़ के अंदर दिखाई दे देता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफ़ी वीक बना देता है। साथ ही साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे द वेजिना एस्केप इन द इन्फेक्शन इन इज एसिडिक पीएच जो वैल्यू होती है वेजिना की वो अगर इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, या फिर पीएच में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिसीज़ होते हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एक सल्फोमाइड्स जो एंटीबॉडीज़ कैप्सूल होते हैं वो मिलते हैं, पेनिसिलिन होते हैं। जितने भी एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक वाले जो वैक्सीनेशन है या फिर बोल सकते हैं कि पिल्स हैं उनको लिया जा सकता है। ये एक नॉर्मल डिसीज़ है। जनरली जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है क्योंकि बॉडी साफ़ नहीं रहती। साथ ही साथ बहुत से पुराने या जो बोल सकते हैं इन्फेक्शन वाले कपड़े भी यूज़ करने से होते हैं। तो इस तरीके के जो डिसीज़ हैं वो जनरली दिखाई दे देते हैं, स्वेलिंग होना या फिर जलन होना जेनेटिकल पार्ट में, या फिर बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होना। तो इसमें ट्रीटमेंट ये होता है कि सल्फोमाइड्स जो दवाई मिलती हैं उनको लेना, या फिर पेनिसिलिन या फिर एम्फिपिलिन्स के ट्रीटमेंट करवाना। पेनिसिलिन ऑल्सो यूज्ड द प्रोवाइड ऑफ इन्फेक्टिव, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है पेनिसिलिन के जो इंजेक्शन होते हैं। साथ ही साथ इनके और ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट ख़त्म होते हैं तो सिम्पल्स पे चलते हैं। तो सिम्पल्स मैंने समझाया था कि जो एक तरह से छाले पड़ना होता है, ठीक है, तो ये मेल एंड फीमेल में दोनों में होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के डिसीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक नोट्स बना लीजिए और इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो।